आज जो है सेक्शन 9 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। तो 9 का क्लॉज 1 देखते हैं हम। 9 का क्लॉज 1 कहता है इफ़ अ चिल्ड्रन और रिलेटिव एज द केस मे बी, अगर कोई बच्चा या रिश्तेदार एज द केस मे बी neglect or refuse to maintain a senior citizen being unable to maintain himself, the tribunal may, अगर कोई बच्चा या रिश्तेदार नेगलेक्ट करता है या रिफ्यूज़ करता है मेंटेन करने के लिए किसी भी सीनियर सिटीजन को जो खुद को मेंटेन करने के लिए अनेबल है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? द ट्रिब्यूनल में ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ सच नेगलेक्ट और रेफ्यूजल, संतुष्टि के बाद उस रेफ्यूजल और नेगलेक्ट, मतलब उसको लगता है कि हाँ रेफ्यूजल हो रहा है या नेगलेक्ट हो रहा है, ऑर्डर सच सिटीजन और रिलेटिव, ऐसे सिटीजन और ऐसे रिलेटिव को ऑर्डर करेगा कि भैया आप जो है मेक अ मंथली अलाउंस एट सच मंथली रेट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच सीनियर सिटीजन as the tribunal may deem fit, and to pay the same to such senior citizen as the tribunal may from time to time direct। यानी कि ट्रिब्यूनल कहेगा सेटिस्फाइड होने के बाद कि उन बच्चे या उस रिश्तेदार से कि आप जो है मंथली अलाउंस करिए, बनाइए, उनको मंथली अलाउंस पे करिए, ठीक है, और इस मंथली रेट पर जो कि आपका ट्रिब्यूनल सही समझे, सही है, और वो टाइम टू टाइम इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकता है। सेकंड क्लॉज जो है आपकी सेक्शन 9 की सेकंड क्लॉज, ये कहती है द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच मे बी ऑर्डर्ड बाय सच ट्रिब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़ पर मंथ। यानी कि जो मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस है, जो अधिकतम मेंटेनेंस अलाउंस है जो ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है, वो कितनी होनी चाहिए? जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करे, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट कितना प्रेस्क्राइब करेगी? वो 10,000 रुपीज़ पर मंथ से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो ये है आपका मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस, और ये आपका ऑर्डर सेक्शन 9 हो गया, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस कंप्लीट। इसके बाद आपका सेक्शन 10 आ जाता है जो बात करता है आपकी अल्टरेशन इन अलाउंसेस, यानी कि अलाउंस में, अलाउंस जो हमने बनाई है उसमें अल्टरेशन, क्या क्या अल्टरेशन हो सकती हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली क्लॉज कहती है on proof of misrepresentation or mistake of fact or a change in circumstances of any person receiving a monthly allowances under section 9 for the maintenance ordered under that section to pay a monthly allowance for the maintenance, the tribunal may make such alteration as it thinks fit in the allowance for the maintenance। यानी कि अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन प्रूफ हो जाती है या कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है प्रूफ हो जाती है या कोई चेंज इन सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति में कोई बदलाव आ जाता है, तो उस केस में आपका क्या होगा? जो बंदा रिसीव कर रहा है मंथली अलाउंस सेक्शन 9 में, ठीक है, तो वो उसका जो मंथली अलाउंस है उसको ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? अल्टरेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सेक्शन 10 का क्लॉज 1 कहता है। उसके बाद वेयर इट अपीयर्स टू द ट्रिब्यूनल दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ competent सिविल कोर्ट एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 9 शुड बी कैंसिल्ड और वेरीड, इट शैल कैंसिल द ऑर्डर और एज द केस में बी वेरी द सेम अकॉर्डिंगली। अगर ट्रिब्यूनल को यह अपीयर होता है या प्रस्तुत होता है कि किसी से कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया है और उसके कॉन्सिक्वेंस में सेक्शन 9 का जो ऑर्डर है उसे या तो कैंसिल किया जाना चाहिए या उसको वेरी करा जाना चाहिए, तो वो जो ट्रिब्यूनल है उसको या तो कैंसिल कर देगा या उस ऑर्डर को वेरी कर देगा, जैसा भी उसको
मतलब लगता है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 10 का क्लॉज 2 हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है सेक्शन 11। तो आपका सेक्शन 11 जो है भाई वो बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस है उसका इन्फोर्समेंट कैसे होगा। हम ये पढ़ते हैं अभी। सेक्शन 11 का क्लॉज 1 कहता है अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस एंड इंक्लूडिंग द ऑर्डर रिगार्डिंग द expenses of proceeding as the case may be shall be given without payment of any fee to the senior citizen or to parent as the case may be in whose favor it is made, and such order may be enforced by any tribunal in any place where the person against whom it is made, such tribunal on being satisfied as the identity of the parties and the non payment of allowance as the case may be and expenses due। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉपी होगी ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस की, और उसमें कौन कौन सा हो सकता है, आपका एक्सपेंस ऑफ प्रोसीडिंग का भी ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, उसको भी इंक्लूड कर सकती है। तो वो बिना किसी फीस के सीनियर सिटीजन और पेरेंट को आपको देनी है। सही है, यानी कि जिसके फेवर में ये जो बनी है। और जो भी ये ऑर्डर है ये ट्रिब्यूनल किसी भी प्लेस यानी किसी भी स्थान पे इन्फोर्स करा सकता है, मतलब जो पर्सन के खिलाफ ये बना है। ठीक है, और जो ऐसे ट्रिब्यूनल होंगे संतुष्ट होने के बाद ऑन बीइंग सेटिस्फाइड एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टी की आइडेंटिटी से सेटिस्फाई होने के बाद, ठीक है, और जो है आपका मतलब पूरी तरह से अगर वो सेटिस्फाइड है कि हाँ इन्हीं की वजह से जो है ये नॉन पेमेंट ऑफ अलाउंस हुई है या जो भी एक्सपेंसेस ड्यू हैं, तो उसी हिसाब से वो ऑर्डर बना सकते हैं। ठीक है, या ऑर्डर को इन्फोर्स करा सकते हैं। ये इसमें सिंपली बात यही दे रखी है सेक्शन 11 क्लॉज 1 में। सेक्शन 11 क्लॉज 2 कहता है अ मेंटेनेंस ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट। कैसा होगा सेम फोर्स एंड इफेक्ट? एज एन ऑर्डर पास्ड अंडर चैप्टर 9 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सच ऑर्डर बाय दैट कोड। ये सिमिलरली जो आपका 128 की तरह दे रखा है इसमें सेक्शन 11 में। तो आप 128 ऑफ CRPC आप देख सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्कुल सेम उसी की तरह दे रखा है। तो सेक्शन 12 आ जाइए आपका। सेक्शन 12 क्या है? ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस इन सर्टेन केसेस। ठीक है, कुछ केसेस में ऑप्शन होगा रिगार्डिंग मेंटेनेंस, ये आपका सेक्शन 12 है। तो आप देखते हैं क्या है इसको। तो ये आपका कहता है सेक्शन 12 जो है आपका, सेक्शन 12 आपका जो कहता है वो ये कहता है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन या कोई भी माता पिता अगर वो जो है लायबल हैं मेंटेनेंस के लिए चैप्टर 9 और CRPC और यहाँ भी सेक्शन 9 के तहत भी, तो उनके ऊपर है कि वो कहाँ किस एक्ट में जो है आपका मेंटेनेंस लेते हैं। तो उनके ऊपर चॉइस है कि वो या तो इस एक्ट में या उस एक्ट में, लेकिन इसमें एक चीज़ दे रखी है कि वो दोनों एक्ट में मेंटेनेंस नहीं ले सकते। उन्हें किसी एक एक्ट को चूज़ करना पड़ेगा कि हम इस एक्ट के अंदर का जो है मेंटेनेंस लेंगे। ये आपका सेक्शन 12 है सिंपली। उसके बाद आपका आ जाता है, तो सेक्शन 12 को पढ़ भी देते हैं आपके लिए। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन चैप्टर 9 ऑफ CRPC where a senior citizen or a parent is entitled for maintenance under the said chapter and also entitled for maintenance under this act, तो क्या करेगा? may without prejudice to the provisions of chapter 9 of the said code claim such maintenance under either of those act, यानी उनमें से किसी एक एक्ट के तहत, but not under both, मतलब दोनों के अंदर नहीं ले सकता मेंटेनेंस। उसके बाद आपका सेक्शन 13 हो गया। तो सेक्शन 13 आपका क्या कहता है वो देखते हैं हम। सेक्शन 13 आपका कहता है डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट, यानी कि मेंटेनेंस अमाउंट का डिपॉजिट करना। तो वेयर एन ऑर्डर इज़ मेड अंडर दिस चैप्टर
द चिल्ड्रन और रिलेटिव who is required to pay any amount in terms of such order shall within 30 days of date of announcing of order by the tribunal deposit the entire amount ordered in such manner as the tribunal may direct. अगर किसी बंदे के खिलाफ, किसी चिल्ड्रन या किसी रिलेटिव के खिलाफ कोई ऑर्डर मेड आउट होता है तो वो ऑर्डर में जो पेमेंट है वो 30 डेज़ के अंतर्गत उस ऑर्डर के अनाउंसमेंट के बाद जो है पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया है, या डिपॉजिट करनी पड़ेगी सारी अमाउंट। ठीक है, ये आपका सिंपली सेक्शन 13 है। उसके बाद सेक्शन 14 आपका आ जाता है। तो सेक्शन 14 आपका क्या कहता है? तो सेक्शन 14 आपका कहता है अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड, यानी कि अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड। तो क्या कहता है आपका? वेयर एनी ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस मेड अंडर दिस एक्ट सच ट्रिब्यूनल मे डायरेक्ट दैट इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सिंपल इंटरेस्ट शैल ऑल्सो बी पेड, यानी कि अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस के एडिशन में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज भी आप पे कीजिएगा। एट सच रेट, उस रेट पर, उस दर पर, एंड फ्रॉम सच डेट नॉट अर्लियर देन डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन, यानी कि और उस डेट पर जो कि क्या कहते हैं एप्लीकेशन बनाने से पहले की नहीं होगी। सही है, तो जैसा कि ट्रिब्यूनल डिटरमिन करे। एंड विच सेल नॉट बी लेस देन 5%, और जो दर होगी वो 5% से कम नहीं होगी, यानी कि 5% से जो है अधिक होगी। एंड नॉट मोर देन 8%, तो मतलब 5 to 8% के बीच में जो है वो इंटरेस्ट का रेट होगा। ये आपका सिंपली आप 14 का क्लॉज 1 समझ लीजिए। उसके बाद क्लॉज 1 क्या है, इसमें एक ही क्लॉज है। उसके बाद उसमें प्रोविजो आ जाता है where any application for maintenance under chapter 9 of CRPC is pending before a court at the commencement of this act, then the court shall allow the withdrawal of such application on the request of parent, and such parent shall be entitled to file an application for maintenance before the tribunal. मान लीजिए अगर कोई एप्लीकेशन सेक्शन जो चैप्टर 9 ऑफ CRPC 1973 के अकॉर्डिंग पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, तब वो कोर्ट क्या करेगी, उसको अलाउ करेगी कि भैया आप जो है एप्लीकेशन अपना विड्रॉल कर लीजिए। अब वो विड्रॉल जो होगा एप्लीकेशन का वो किसकी रिक्वेस्ट पे होगा? उन पेरेंट की रिक्वेस्ट पे होगा। एंड वो पेरेंट आपका जो है विड्रॉल कराने के बाद वो इंटाइटल हो जाएंगे इस एक्ट के तहत मेंटेनेंस के लिए फाइल करने के लिए, यानी कि बिफोर दी ट्रिब्यूनल। तो ये आपका सेक्शन 14 कंप्लीट होता है।